हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज की वीडियो में हम लोग 23 से 25 अप्रैल का करंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, किस देश में टाइगर कैट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ब्राजील और रूस। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। ये ब्राजील में एक टाइगर कैट की जो है नई प्रजाति की खोज की गई है। इस नई प्रजाति की टाइगर कैट का अगर नाम बताएं तो उसका नाम है क्लाउडेड टाइगर कैट। ठीक है, इसके जो शरीर पर जो पैटर्न होता है वो क्लाउड के टाइप का दिखाई देता है, जिस वजह से इसको क्लाउडेड टाइगर कैट बोला गया है। ठीक है, और ये चर्चा में इसलिए है बिकॉज ये वनों की कटाई और अवैध शिकार के कारण क्या कर रहा है, खतरों का सामना कर रहा है। ठीक है, इसका वजन जो है वो करीब 1.5 से 3 किलोग्राम के बीच में होता है। कद में ये छोटी होती है और इसकी अनूठी विशेषता जो है इसका विशिष्ट चित्तीदार कोट है। ये यहाँ पे टाइगर इस प्रजाति जो है उसका ये चित्र भी हमने दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस या इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है? कई लोग इसको अर्थ डे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट ये है क्या, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ऑप्शन है 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल और 24 अप्रैल। तो सही जवाब ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ दिवस डे या अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर इस वर्ष की बात करें, वर्ष 2024 की, तो इस दिन की थीम जो थी वो है ग्रह बनाम प्लास्टिक, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है, और ये जो मातृ पृथ्वी दिवस है ये पृथ्वी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को मानवता के सामान्य घर या आवास के रूप में क्या करता है, मान्यता देता है। बताता है कि पृथ्वी और उसके जो चारों ओर पारिस्थितिकी तंत्र है वो मानव का क्या है, सामान्य नेचुरल हैबिटेट है, सामान्य आवास है। ठीक है, और यह लोगों की आजीविका को बेहतर करने, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और जैव विविधता की गिरावटता को रोकने के लिए पृथ्वी की रक्षा करने की आवश्यकताओं को भी मान्यता प्रदान करता है, या इसके बारे में जो है जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को दर्जा प्राप्त हुआ है? नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। हाल में जो है वो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा जो है वो दिया गया है। ये जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है, ठीक है, उस विभाग के द्वारा जो है ये नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ये नवरत्न क्या है? नवरत्न ऐसी कंपनियों का समूह है जिनका प्रदर्शन क्या है, सीड्स है, मतलब टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज का ये जो है ग्रुप है। और ये जो है कंपनीज कौन सी है, ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम उद्यम CPSE। ठीक है, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है इनका ये समूह है। और ये जब रत्न की बात करें तो 3 तरह के रत्न है। एक तो मिनी रत्न है, ठीक है, मिनी रत्न आप देखेंगे, एक नवरत्न है ही, और तीसरा है महारत्न। और इस मिनी रत्न में भी 2 श्रेणियां हैं, और कंपनी को जो है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर और उनका जो वित्त है, उनका जो फाइनेंस है, ठीक है, या उनकी जो कुल परिसंपत्ति है उसके आधार पर इनको मिनी रत्न के बाद नवरत्न और नवरत्न के बाद महारत्न का दर्जा दिया जाता है। इस दर्जे के साथ साथ इनको क्या दी जाती है, कई सारी वित्तीय स्वायत्तताएं भी मिल जाती हैं, या अपना एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है। ठीक, तो आप कभी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा जब भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि उस समय में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं और कितनी कुल महारत्न कंपनियां हैं। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देश की पहली नवरत्न कंपनी या देश की पहली महारत्न कंपनी, और सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी, सबसे नवीनतम मिनी रत्न कंपनी, सबसे नवीनतम जो है वो नवरत्न कंपनी। इन सब के बारे में आप जानकारी जरूर रखें, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को, और इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। और ये रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, और इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स हैं उनका क्या करता है, ये निर्माण करता है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, आगे चलने से पहले आपको बता दूं कि जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं
ये सारे के सारा कंटेंट, सारे के सारे क्वेश्चंस, उनकी एक्सप्लेनेशन हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इससे सर्च कर लें, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और ये सारा जो कंटेंट है वो पीडीएफ के फॉर्म में ले सकते हैं। ये सारी पीडीएफ जो है करंट अफेयर्स की, जो हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मात्र हमसे ग्रुप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना है और वहां से ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च, वर्ल्ड मिलिट्री जो एक्सपेंसेस हैं, पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत अधिक है? मतलब 2022 के कंपैरिजन में 2023 में कितने परसेंट ज्यादा हो गया है? 6.2%, 6.5%, 6.8% और 7.2%। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये वर्ष 2023 में 2022 की तुलना में जो वैश्विक सैन्य खर्च या वर्ल्ड मिलिट्री जो एक्सपेंसेस हैं वो 6.8% तक क्या है, बढ़ गए हैं। 2023 में जो सैन्य खर्च रहा है वैश्विक, वो करीब 2443 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ पर जो शीर्ष 5 देश हैं सैन्य खर्चों में, उनका यहाँ पे नाम दिया है, जिसमें सबसे पहला स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और इन्होंने अकेले ही जो है वो 916 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च किए हैं। दूसरे स्थान पर चीन आता है, चीन ने करीब 296 बिलियन डॉलर, रूस ने करीब 109 बिलियन डॉलर, जबकि भारत ने करीब 83.6 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च किए हैं। और 5वां स्थान जो है सऊदी अरब को, जिसने 75.8 बिलियन डॉलर जो है वो अपना सैन्य खर्च किया है वर्ष 2023 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मतदान किया? जो अभी मतदान का जो पहला चरण हुआ है भारत में जो है, वो लोकतंत्र का उत्सव भी चल रहा है, मतदान चल रहे हैं, जिसमें पहले चरण का मतदान हो चुका है। तो अभी अंडमान निकोबार की किसी एक जनजाति ने पहली दफा क्या है लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी ली की है। तो आपको बताना है कि वे किस जनजाति के लोग हैं। ओजोए, जारवा, महान अंडमानी और शोम्पेन जनजाति। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी, ये शोम्पेन जनजाति जो है अंडमान और निकोबार की, उस जनजाति ने पहली दफा जो है वो भारतीय जो है चुनाव के लिए, जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें मतदान में भाग लिया है। ठीक है, ये जो शोम्पेन जनजाति है ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, और ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, जिनको पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, वहां से ये लोग क्या किए हैं, वहां इन्होंने मतदान किए। इनका जो मतदान केंद्र था उसका नंबर 411, उसको नाम जो है वो शोम्पेन हट नाम दिया गया था। वहां पर जाकर इन्होंने मतदान किया और सेल्फी भी ली है। ठीक, बाकी 2011 की जो जनगणना है, उस जनगणना के आधार पर शोम्पेन की जो अनुमानित जनसंख्या है वो मात्र 229, मतलब इस कम्युनिटी के मात्र 229 लोग ही जो है वो बचे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किस खिलाड़ी द्वारा हासिल किया गया है? बलराज पवार, उज्जवल कुमार, अरविंद सिंह, नितिन देओल। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए, ये बलराज पवार जी जो है भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है वो भारत का पहला रोइंग कोटा ओलंपिक के लिए हासिल किया है। एक्चुअल में रोइंग जो है वो एक आप बोलेंगे नौका दौड़ जो होती है उसका एक फॉर्मेट है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने जो है ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है। ये बलराज पवार जी जो हैं ये 22 वर्षीय भारतीय सेना के नाविक हैं, और इन्होंने जो कोटा हासिल किया है एक्चुअल में दक्षिण कोरिया के चुंगजू में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई, विश्व एशियाई और ओशियान ओलंपिक और पैरालंपिक क्वालिफिकेशन रेगेटा। ठीक है, जो ये रेसेस होती हैं इनको रेगेटा भी बोलते हैं। रेगेटा में इन्होंने पुरुष एकल स्कल स्पर्धा, ठीक है, ये जो रोइंग होती है इसमें 2 टाइप होते हैं, तो उसमें से एक टाइप है स्कल स्पर्धा। इसमें इन्होंने क्या किया है, तीसरा स्थान या ब्रॉन्ज मेडल जो है इन्होंने हासिल किया। ये स्कल स्पर्धा जो होती है उसमें जो नाविक होता है वो अपने दोनों हाथों से 2 अलग अलग चप्पू जो है पकड़े रहता है। यहाँ पे दिखाया हुआ है, इनके एक हाथ में इस तरफ और एक हाथ में इस तरफ चप्पू है। जबकि इसी का दूसरा फॉर्मेट होता है जिसमें वो एक ही चप्पू उनके हाथ में होता है और वो उसी चप्पू को दोनों हाथ से पकड़े रहते हैं। तो इस तरह का जो है इसमें
सब क्लासिफिकेशन है रोइंग में। ठीक, तो ये जो है वो एक पुरुष स्कल स्पर्धा में इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जीता है ली एन ओलवेग, अलेजांद्रो सेगर्रा, मोहम्मद सलीम और जूलिया कोचेतोवा। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये मोहम्मद सलीम जी द्वारा जो तस्वीर खींची गई है उस तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जो है जीता है। ये जो फोटो है ये गाजा पट्टी में 5 वर्षीय भतीजी के सबको गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की तस्वीर है। ठीक है, अभी आगे आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे। तो वो महिला की तस्वीर है और इस तस्वीर को लेने के लिए ये मोहम्मद सलीम जी ने जो है वो 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ये जो न्यूज एजेंसी है राइटर्स, ये मोहम्मद सलीम उस राइटर्स के जो है वो फोटोग्राफर हैं। ये तस्वीर इन्होंने 17 अक्टूबर 2023 को जो है खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इन्होंने ली थी, जो दक्षिणी गाजा में स्थित है। ठीक, और ये जो है कई सारी इसमें तस्वीरें शामिल हुई थी, जिसमें करीब 61,062 प्रविष्टियां हैं, जिसमें से इनकी तस्वीर को सर्वश्रेष्ठ तस्वीर का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है संस्था है वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन, एम्स्टर्डम में ये संस्था स्थित है। इस संस्था द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ये फोटो रही, यहाँ पर हमने आपको फोटो दिखाई हुई है। यहाँ पे ये महिला जो है ये एक बच्ची का शव लिए हुए है, इनकी भतीजी है। और ये बगल में जो दूसरा चित्र है ये जो है वो फोटोग्राफर है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी 24 अप्रैल है। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट करने का कारण यह है कि आज के ही दिन 24 अप्रैल को ही वर्ष 1993 में राष्ट्रपति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है उस पे इन्होंने अपनी सहमति या अपने हस्ताक्षर किए थे, और ये विधेयक जो है वो अधिनियम बन गया, नियम बन गया, और ये जो है पंचायती राज जो है वो क्या हो गई, संवैधानिक संस्था इस तरह से जो है वो हो गई। ठीक है, तो इस वजह से प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप लोग जब पढ़ते हैं संविधान पढ़ते हैं तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आप इसको हमेशा याद रखें। और ये जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है इसकी पहली बार घोषणा वर्ष 2010 में की गई थी, और तब से लगातार ये जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस है भारत डायनामिक्स, अडानी डिफेंस, डीआरडीओ और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, ये डीआरडीओ ने जो है वो अभी हाल में भारत के सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का क्या किया है, परीक्षण भी किया है। ठीक है, और ये जो जैकेट है ये 7.62 मल्टीप्लाइड बाई या क्रॉस 54 RAPI जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, जो BIS 17051 का लेवल 6 या गोला बारूद के उच्चतम खतरे का स्तर है उससे भी ये क्या कर सकता है, सुरक्षा दे सकता है। मतलब ये जो जैकेट है ये इसकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी अधिक है कि जो सबसे खतरनाक लेवल का जो फायरिंग अगर होती भी है तो उससे भी ये क्या कर सकती है, जो है वो सुरक्षा प्रदान कर सकती है। ठीक है, ये इसके जैकेट का जो फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल है वो इस जो है वो बुलेट के कई हिट या 6 शॉट्स, मतलब अगर लगातार 6 शॉट भी दिए जाएं तो ये क्या कर सकती है, उनका सामना कर सकती है, उससे जो है वो सैनिक की रक्षा कर सकती है। ठीक है, और ये पॉलीमर बैकिंग के साथ मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बना हुआ है। ठीक है, और इससे क्या है, ऑपरेशन के दौरान इसको पहनने की क्षमता और आराम में सुधार होता है। मतलब ये लाइट वेट है। ठीक है, और लाइट वेट भी है और प्लस इसकी जो है वो क्षमता भी काफी अच्छी है, सहन शक्ति इसकी अच्छी है। तो ये जो है वो जो सैनिक है या जो मतलब ऑफिसर है वो इसको काफी देर तक जो है वो पहन के रख सकता है, और ये काफी कंफर्टेबल भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेटा ट्रैफिक के मामले में
दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है? ऑप्शन है चाइना मोबाइल, एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। ये रिलायंस जियो जो है वो डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। इसने चाइना का जो है, चाइना की जो संस्था है चाइना मोबाइल, इसको इन्होंने पीछे छोड़कर जो है वो ये दर्जा प्राप्त किया है। और जियो का जो कुल नेटवर्क ट्रैफिक है वो प्रति वर्ष 35.2% की बढ़ोतरी के साथ जो है ये अब कितना पहुंच गया है, 40.9 एक्साबाइट तक पहुंच गया है। ठीक है, 40.9 एक्साबाइट तक ये पहुंच गया है। और अगर आज बात करें तो जियो के पास करीब 481.8 मिलियन का क्या है, मजबूत और व्यापक ग्राहक आधार है। इनका कस्टमर बेस जो है वो करीब 481.8 मिलियन का है। एक मिलियन में आप लोगों को पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो अब आप मान लीजिए कि इनका कस्टमर बेस जो है वो कितना बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष कब मनाया गया? 22 से 28 अप्रैल, 23 से 29 अप्रैल, 24 से 30 अप्रैल और 21 से 27 अप्रैल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये 24 से 30 अप्रैल के बीच में विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है वो 2024 मनाया गया। ये इसका जो उद्देश्य है सप्ताह का वो है लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीका या वैक्सीन के उपयोग को बढ़ावा देना। एक्चुअल में जानकारी के अभाव में जो कुछ ग्रामीण परिवेश है, ठीक है, या जहां पर एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, जागरूकता नहीं है, वहां पर क्या है, कई लोग जो है वो टीकाओं से बचते हैं। कई प्रकार की भ्रांतियां भी होती हैं जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, बच्चों को टीके वगैरह नहीं दिलाते हैं, जिससे आगे बच्चों को क्या कर सकते हैं, बहुत जो है वो बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए क्या है, ये सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष जो सप्ताह मनाया गया उसका जो विषय थीम था, मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना। इसका जो लक्ष्य है वो मानव जीवन की रक्षा करना है और वैसी बीमारियां जिनसे क्या किया जा सकता है, जीवन की रक्षा की जा सकती है, उनके लिए क्या किया जाए, लोगों को टीके जो है समय पर दिए जाएं। और भारत सरकार ने भी टीकेकरण की महत्व को समझते हुए भारत में एक मिशन इंद्रधनुष जो है वो लॉन्च किया है, जो टीकाकरण से संबंधित है। इस मिशन इंद्रधनुष में कई तरह की वैक्सीन जो है वो शामिल है। तो आप लोग जब जीएस की तैयारी करें तो पता होना चाहिए कि मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ, इसमें कितनी तरह की वैक्सीन जो है वो शामिल है। ठीक है, ये एटलीस्ट 2 डिटेल आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी आप प्लीज हमें अपना फीडबैक जरूर दें। आप वीडियो पे कमेंट करके या लाइक करके हमें अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम जो है इसको और भी एग्जाम ओरिएंटेड और आपके लिए उपयोगी बना सकें। और जो नए लोग हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको नए अपडेट्स जो है वो टाइमली मिलते रहे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।